कहीं से भी अगर किसी भी जगह से खून आता है तो ये एक चिंता की विषय होती है कि क्या हुआ एक्चुअली। अगर कोई मेल इन सिम्टम्स से सफर कर रहा है तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा सजेस्ट किया जाता है? मरीज आते हैं, बोलते हैं हमारा तो ट्यूमर छोटा सा है, हम ब्लैडर बचा सकते हैं क्या? अगर 20 लोग आते हैं ब्लैडर कैंसर के साथ, उसमें से शायद एक ही मरीज होगा जो इस ऑप्शन के लिए फिजिबल होगा। तो जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी करके ब्लैडर को निकाल देते हैं, फिर आप पेशाब की थैली को कैसे बनाते हैं? लेट्स वेलकम डॉक्टर विकास नायक, जो कि ऑन्को सर्जन हैं, और एक एक करके हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू डॉक्टर विकास, अगेन आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे बताया गया, ब्लैडर कैंसर जिसको हम पेशाब की थैली बोलते हैं, यूजुअली बेसिक फंक्शन अगर हम समझेंगे कि जो है यूरिन स्टोर करने का, एक स्टोरेज ऑर्गन मानते हैं इसको। तो जो बहुत सबसे कॉमन सिम्टम जो हम फेस करते हैं, मरीज फेस करते हैं, वो होता है कि हेमाचूरिया, जिसको बोलते हैं पेशाब में खून आना। तो ये बड़ा अलार्मिंग सा सिम्टम होता है कि कहीं से भी अगर किसी भी जगह से खून आता है तो ये एक चिंता की विषय होती है कि क्या हुआ एक्चुअली। ये तो सबसे कॉमन सिम्टम हो गया। इसके अलावा भी जो बाकी सिम्टम्स हम सुनते हैं वो है कि किसी किसी को कि अर्जेंसी बोलते हैं कि बहुत अचानक से बार बार यूरिन बनना, या एकदम से उसको पकड़ नहीं पाते, वॉशरूम जाते जाते तक यूरिन हो जाता है। कभी कभी यूरिन जाने में उनको थोड़ा सा पेन भी होता है, और जो कि सिम्टम्स इन्फेक्शन, जो हमारे यूरिनरी इन्फेक्शन होते हैं, उनके साथ भी ये मैच कर जाता है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगी डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कभी कभी जो होता है, कोई बैक पेन लेके प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो बैक पेन के लिए आए होंगे और किसी चीज़ के लिए, और अनफॉर्चुनेटली ब्लैडर कैंसर उनमें डिटेक्ट होता है। और बहुत मरीज ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई सिम्टम नहीं होता है, ऐसे ही कोई रैंडमली किसी और चीज़ के लिए चेकअप के लिए आते हैं, और वो इंसिडेंटली हम उनको ब्लैडर कैंसर के माध्यम से डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह की ये वाले जो सिम्टम्स है किसी और कैंसर से रिजेंबल कर सकते हैं, लाइक प्रोस्टेट एंड एनीथिंग? तो डिफरेंशिएट करने का कोई क्राइटेरिया होता है? जो ब्लीडिंग जो बताते हैं हेमाचूरिया, ये कोई किडनी का भी प्रॉब्लम हो, या जो किडनी का पाइप होता है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, या यूरेथ्रा, या ब्लैडर, जो बेसिकली हमारा जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, किडनी से लेके नीचे तक कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे बस बिना जांच के बता पाना मुश्किल है, इसलिए हमें इसको फर्दर टेस्टिंग करना पड़ता है। और बाकी जो यूरिन बार बार होना, या फिर ये भी, ये एक प्रोस्टेट होती है जो मेल्स में एक ऑर्गन होती है जो ब्लैडर के नीचे रहती है, उसमें भी ये चीज़ सिम्टम्स कॉमनली देखा जा सकता है इस चीज़ों को। अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें, लाइक प्रोस्टेट कैंसर आपने बताया, किडनी कैंसर आपने बताया, और यूरिनरी ब्लैडर बताया, तो इन तीनों कैंसर में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है? इसमें अगर हम देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर एज जो रहता है उसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ब्लैडर कैंसर, और उसके बाद किडनी कैंसर का जो इंसिडेंस रहता है वैसे रहता है, अगर हम रेट वाइज रहते हैं तो इसमें। क्या एज वाइज कुछ डिफरेंस होता है कि किस एज में ज़्यादा प्रोन है पेशेंट? ये ब्लैडर जो कैंसर होता है यूजुअली ओल्डर एज ग्रुप में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि 50 से 55 ईयर्स के बाद आते हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टेट कैंसर भी होते हैं, वो भी इसी एज ग्रुप में ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, बाद में आते हैं। तो ऐसे एज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि कौन सा क्या रहेगा। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि ये सिम्टम्स होते हैं, अगर कोई मेल इन सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा सजेस्ट किया जाता है? जो सबसे पहला टेस्ट होता है कि आपको तो पहले किसी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जो कॉमन सिम्टम होता है, हम अब यूरिन टेस्ट कराते हैं यूरिन के लिए कि जो ब्लड आ रहा है किस वजह से ब्लड है, या ब्लड है भी, या कोई और कारण जो है इनको रेड ब्लड जैसा दिख रहा है। और जो सबसे नेक्स्ट कॉमन टेस्ट होता है वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होता है और हमें एक बेसिक आइडिया देता है, और आगे के लिए फर्दर टेस्टिंग के लिए हमें ये हेल्प करता है गाइड करने के लिए, या फिर कोई रेफरल देने के लिए कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है कि। सो बेसिकली आपने बताया अल्ट्रासाउंड एंड रूटीन इन्वेस्टिगेशन। अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ सस्पिशन है देन वी गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। तो किस कंडीशन में हम सिस्टोस्कोपी एडवाइस करते हैं? देखिए, सिस्टोस्कोपी जो होती है एक मायने में एक इन्वेजिव प्रोसीजर, क्योंकि हमें एक ट्यूब होता है जो हमारे शरीर के अंदर डालना होता है। तो इससे पहले हमने नॉन इन्वेजिव में, मैंने जैसे बताया कि हम अल्ट्रासाउंड या यूरिन टेस्टिंग कराते हैं। सिस्टोस्कोपी होता है एक दो तरीके के होते हैं। इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब का आता है, एक रिजिड होता है जो कि मेटल होता है। तो अपने अपने इंडिकेशन होते हैं कब किस में क्या कराना है। बट सिस्टोस्कोपी बड़ा सेफ एंड इजी प्रोसीजर होता है, जो हमारे ब्लैडर के अंदर का पूरा अच्छे से इंस्पेक्ट कर पाएंगे कि कोई हमें कोई ट्यूमर है, या कोई गांठ जैसी है, या कोई
कभी कभी पथरी की वजह से, स्टोन से भी खून भी आ सकता है। तो ये सारा चीज़ हमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है उस चीज़ में, हम इवैल्यूएट। साथ ही साथ क्या होता है ना, हम जब देखते हैं और हमें कोई अगर कोई डाउटफुल वाला कोई चीज़ लगता है या कोई मास बढ़ा हुआ है, हम साथ ही साथ उस चीज़ को, टुकड़े को भी निकाल पाते हैं उसको टेस्टिंग के लिए। कुछ प्रोसीजर होता है और जिसको हम बोलते हैं ऑफिस सिस्टोस्कोपी, मतलब ओपीडी में बेसिस में भी हम कर सकते हैं, कोई एडमिशन की या कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ कभी कभी किसी केस में जैसे रिजिड हुआ, जिसमें हम एक ट्यूब डालते हैं, वो हमें ओटी में लेके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हमें करना होता है, और ताकि अगर कोई थोड़ा सा बड़ा ट्यूमर है तो उसको हम उसके साथ ही साथ निकाल के उसको टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं इस चीज़ को। ओके डॉक्टर साहब, आपने सुना होगा आजकल ना पेट सीटी का बड़ा ट्रेंड है। जब भी कैंसर होता है तो पेट सीटी स्कैन की बात आती है। तो ब्लैडर कैंसर में पेट स्कैन का रोल बायोप्सी पॉजिटिव आने के बाद है या फिर उससे पहले एडवाइजेबल है? देखिए, जो अगर हम अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग माने तो कोई भी गांठ जो होता है वो कैंसर नहीं होता। तो आइडियली क्या रहता है, अगर कोई पेशेंट, हमें बहुत ज़्यादा डाउट है कि नहीं इसमें चांसेस आने के ज़्यादा है, तो मे भी उन केसेस में हम एडवाइस करें। अदरवाइज़ हम बायोप्सी आने के बाद उसको हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि बायोप्सी में भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स के आधार पर हमें डिसाइड करना होता है कि क्या करना है नहीं करना। पेट सीटी थोड़ी सी बड़ी टेस्ट हो जाती है, उससे पहले कभी कभी हम अगर ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, डिपेंडिंग कि क्या चीज़ हमें बेटर इन्फॉर्मेशन देगी। तो वो रिपोर्ट के आधार पे हम डिसाइड करते हैं, और पैरामीटर्स होते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि बताएगा कि मेरे को ये है, मैं पेट सीटी करा लूँ क्या। हम सब पेशेंट्स के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, बट अगर हम इसको समराइज करें इन्वेस्टिगेशन को, तो आपने बताया रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन, रूटीन यूरिन साइटोलॉजी एंड आरएम एंड सिस्टोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल गो फॉर द पेट सीटी और सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस, जी राइट। अब ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर बायोप्सी में ये कंफर्म होता है तो फिर लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, या मैं कहूँ कि सर्जरी का रोल कितना क्रूशियल है ब्लैडर कैंसर में? क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि मैम पॉजिटिव है, ब्लैडर कैंसर सफ़र कर रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम सर्जरी कराएं या फिर कोई और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले लें, लाइक कीमोथेरेपी ले लें या इम्यूनोथेरेपी ले लें। तो आप उस पर थोड़ा सा, मुझे लगता है कि डिटेल में बात करें कि सर्जरी का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो मान लीजिए अगर किसी को सारा चीज़ टेस्ट कराते हैं तो हम इसको एक रफली 3 भाग में डिवाइड करूँगा मैं इस ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के लिए। जैसे कोई भी ब्लैडर ट्यूमर होता है, हमने उसको बायोप्सी लिया और उसको जब डिवाइड करते हैं, रिपोर्ट आपकी बायोप्सी की जो रिपोर्ट आती है उस पे आता है कि इधर वो मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर हो सकता है, या दूसरा होता है नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर होता है, और तीसरा तरीका का जो होता है वो तो एक मेटास्टेटिक सेटिंग हो गया, कि मतलब जिसमें वो बीमारी ब्लैडर से बाहर फैला हुआ है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो 2 कॉमन चीज़ हो गया, जो नॉन मसल इन्वेजिव और दूसरा होता है मसल इन्वेजिव। कभी कभी क्या होता है ना, हम सिस्टोस्कोपी करके बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी टुकड़े में आता है कि उस टिश्यू में मसल आया नहीं है। तो अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो हम उसको एडिक्वेट नहीं मानते, क्योंकि प्रॉपरली स्टेज नहीं हो पाया कि वो मसल इन्वेजिव है या नॉन मसल, क्योंकि मसल टिश्यू में होना ज़रूरी है, तभी हम इसको बोल पाएंगे कि ये मसल इन्वेजिव है, नॉन मसल। तो कभी कभी इसके लिए हमें दोबारा से रिपीट करना पड़ता है बायोप्सी। इमिडिएटली नहीं होता, 2 या 3 हफ्ते बाद जब थोड़ा रिकवर कर लेते हैं, हमें दोबारा से फिर सिस्टोस्कोपी को रिपीट करके बायोप्सी लेना पड़ता है कि कोई हमने मिस किया है कि नहीं है। सपोज़ ये सब कुछ करने के बाद हमें आता है कि नॉन मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। ये थोड़ा सा अच्छा कि अर्ली स्टेज होता है, स्टेज वाइज अगर हम देखें तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है इनिशियली, वो फिर डिपेंड करता है बहुत सारे चीज़ों पे, कि अगर ये अच्छा टाइप का है, कोई लो ग्रेड ट्यूमर होता है या हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, कितना बड़ा है। अगर ब्लैडर का बहुत सारा भाग में, अगर वो क्या होता है ना, ट्यूमर तो ज़्यादा अंदर फैला नहीं होगा, बट लेकिन बहुत जगह पूरे ब्लैडर का जो पूरे अंदर की जो लाइनिंग होगी अगर फैला होगा, उसको हम सेफली निकाल नहीं पाते। इवन दो लो ग्रेड ट्यूमर है, फिर भी उसको निकालना मुश्किल होता है। ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो एक स्पॉट पे होता है, तो उसको निकाल पाना आसानी होता है। तो ये फैक्टर्स हमें डिसाइड करता है कि क्या ऑप्शन हम इनको प्रोवाइड करें। तो जैसे कि नॉन मसल इन्वेजिव बताते हैं, उसमें हम जो प्रोसीजर बोलते हैं ट्रांसयूरेथ्रल TURBT, मतलब हमने जो सिस्टोस्कोपी या ट्रांसयूरेथ्रली जाके वो ट्यूमर को निकाल देते हैं, और एक सेटिंग उसी साथ ही हम एक इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी भी उसमें दे देते हैं, एक सेटिंग। फिर हम बायोप्सी का रिपोर्ट
पे वेट करते हैं। बायोप्सी में अगर वो चीज़ आता है, लो ग्रेड है, नॉन मसल इन्वेजिव है और हमारे क्राइटेरियाज मीट करता है कि हम पूरा ब्लैडर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रावेसिकल कीमोथेरेपी। इसमें एक BCG सबसे कॉमन होता है जो हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि उसका एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल रहता है कि हर हफ्ते भर में 6 हफ्ते के लिए देना होता है। कभी कभी ये फ्रिक्वेंट इंटरवल में देना पड़ता है, जैसे कोई कैटेगरी होती है हाई ग्रेड तो 3 साल तक हमें ये देना पड़ता है। किसी किसी केस में एक वन टाइम जैसे 6 हफ्ते के लिए देना होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट और ट्यूमर फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। तो इससे क्या होता है ना, जो ब्लैडर है हमारा बच जाता है, लेकिन इसमें हमें बार बार फ्रिक्वेंट फॉलो पे रहना पड़ता है। फ्रिक्वेंट यूरिन चेकअप हुआ, स्कैन्स हुए, सिस्टोस्कोपी करके देखना होता है कहीं दोबारा से आया कि नहीं। अगर दोबारा से बीमारी आती है तो हम फिर से वो अटेम्प्ट ले सकते हैं जब तक हमें लगता है हम सेफली उसको ब्लैडर को प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर के, इसके 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन जो माना जाता है उसमें होता है कि हम कीमोथेरेपी पहले, जिसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी साइकिल देने के बाद हम फिर सर्जरी के पास जाते हैं, जिसका होता है ऑप्शन कि हम पूरा ब्लैडर रिमूव करते हैं उस ट्यूमर के साथ। उसके साथ ही साथ एडजेसेंट अगर जैसे प्रोस्टेट तक जा रहा हो या फिर आसपास में जाता है वो सब निकलता है। एंड लिम्फ नोड्स होते हैं जो उसका पार्ट होता है, जो हमारा पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं पार्ट, वो भी सारा चीज़ निकलता है। तो ये सारे प्रोसीजर को हम रेडिकल सिस्टेक्टमी के नाम से जानते हैं और बायलैटरल पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। कुछ ट्यूमर फैक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन जब मरीज आते हैं बोलते हैं डॉक्टर हमारा तो ट्यूमर छोटा सा है, हम ब्लैडर बचा सकते हैं क्या? तो ब्लैडर बचाने का भी एक ऑप्शन रहता है जिसको हम पार्शियल सिस्टेक्टमी बोलते हैं। लेकिन अगर आप मानेंगे तो अगर 20 लोग आते हैं ब्लैडर कैंसर के साथ, उसमें से शायद एक ही मरीज़ होगा जो इस ऑप्शन के लिए फिजिबल होगा। एंड पार्शियल सिस्टेक्टमी होती है तो उसी हिसाब से हमारा जो फॉलो अप रेजिम इंटेंस, क्योंकि हम पूरा ट्यूमर रिमूव नहीं कर रहे हैं और ब्लैडर का पार्ट रिमूव थोड़ा बच रहा है, तो उसमें कैंसर रहने के चांसेस भी रहते हैं, बीमारी आने के भी चांसेस होते हैं। तो यूजुअली ये एडवाइजेबल प्रोसीजर नहीं होता, इवन दो हमारे मेडिकल लिटरेचर में एक प्रोसीजर में पार्शियल सिस्टेक्टमी है, बट ये बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जो इस क्राइटेरिया फिट करते हैं कि हम उनमें ब्लैडर प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी जिसमें पार्शियल सिस्टेक्टमी देते हैं। और एक ऑप्शन होता है जिसको ब्लैडर प्रिजर्वेशन में क्या होता है ना, हम सर्जरी एडवाइस नहीं करते हैं, कोई सर्जिकली फिट नहीं है या फिर कुछ बहुत ही ऐसे अच्छे फैक्टर्स हैं कि हम उसमें सर्जरी ना करके एक ट्रायल दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है ना, हम कीमो और रेडिएशन, क्योंकि कोई भी तरीके का लोकल थेरेपी हमें देना पड़ेगा। सर्जरी एक लोकल थेरेपी होती है, उसी तरह सर्जरी अगर हम नहीं कर रहे हैं उसके बदले में हम रेडिएशन का एक ऑप्शन दे सकते हैं। कीमो रेडिएशन थेरेपी भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन अगेन उसके लिए पेशेंट सिलेक्शन और ट्यूमर फैक्टर्स सारा चीज़ हमें डिस्कस करके पेशेंट से उसके फ़ायदे नुकसान बता के फिर ये ऑप्शन देते हैं। आइडियली जो बेस्ट हम बोलेंगे, अगर अब क्रक्स में मैं बताऊं तो जो रहता है, अगर मसल इन्वेजिव है, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, मतलब सर्जरी से पहले कीमो दे के उसके बाद हम सर्जरी करना, वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, आपने बहुत ही सिंपल वे में इतना अच्छा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे बस मेरे क्वेश्चन और है, क्योंकि ये एक्चुअली मुझसे बहुत से लोगों ने ना ऑनलाइन कंसल्टेशन के टाइम पे पूछा है कि मैम हमें, जब हम सर्जन के पास गए तो हमें सर्जरी एडवाइस की गई, और जब हम रेडिएशन के पास गए तो उन्होंने रेडिएशन ट्रीटमेंट एडवाइस किया, तो हम बहुत कंफ्यूज है कि हमें क्या चूज करना है। तो ऐसे में आपका क्या सजेशन है? देखिए, इसमें क्या रहता है, आपको बायस्ड नहीं होना है क्योंकि यू आर ऑलरेडी सर्जन, तो मैं चाहती हूँ जेन्युइन एडवाइस दें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी के पास जाएंगे, सब ये कोई अपने मर्जी से इलाज करता नहीं, सब गाइडलाइंस फॉलो करता है। गाइडलाइंस में तीनों का जो है ऑप्शंस दिया गया है कि हम न्यू एडजुवेंट कीमो दे के सर्जरी करते हैं, या पार्शियल सिस्टेक्टमी, या फिर ब्लैडर प्रिजर्वेशन में हम कीमो रेडिएशन देते हैं। तो इसमें आपका भी जो रोल है इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट अपना चॉइस खुद करता है कि मुझे किस तरीके का क्या इलाज चाहिए, कि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग में आपका रोल भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उस पर आपको समझना पड़ेगा कि सबके फ़ायदे नुकसान क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे पेशेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। ट्यूमर का लोकेशन, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे है, अगर हम उसको छोड़ रहे हैं वैसे भी उसका हमें यूज़ नहीं आ पाता, या फिर हमारे ट्यूमर छूटने का रिस्क है,
या दोबारा से हमें, अगर मान लीजिए आप ब्लैडर प्रिजर्व कर लेते हैं, कीमो रेडिएशन करते हैं और फॉलोअप में दोबारा से जो दोबारा भी सर्जरी का ऑप्शन रहता है वो भी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे अगर हम वो ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो गलत नहीं होगा कि कोई बोलेगा नहीं हम ये कर देंगे या वो, बट सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि किसके क्या फ़ायदा रहेगा क्या रहेगा, और उसी हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि सर्जरी करके ब्लैडर को निकाल देते हैं, तो मैं थोड़ा सा आई थिंक वो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। फिर आप पेशाब की थैली को कैसे बनाते हैं? देखिए, वो परमानेंट बाहर से कनेक्शन होता है क्या? वो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों को ये थोड़ा सा समझना इजी हो जाएगा सर्जरी किस टाइप की होती है। जब हम बताते हैं कि हम कोई चीज़ को निकाल देते हैं तो हमारा काम उसको दोबारा से बनाने का भी होता है, जो मैंने उस टाइम पे बताया नहीं था, बट मैं अभी आपको डिटेल में बता दूं या फिर सिंपल टर्म्स में बताऊं जो आपको समझ में आए। जैसे कि ये एक बैग जैसी चीज़ होती है जिसको हमने निकाल दिया, तो जो इसको बनाने के तरीके होते हैं वो अगेन डिपेंड करता है कि ट्यूमर कितना बड़ा था, कहाँ पे था लोकेशन, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो यूरिन स्टोर करना नहीं है, आपका एक स्पिंक्टर होता है। स्पिंक्टर मतलब आप जब आपका मन रहे तो आप यूरिन को उसको रिलीज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बना दिया बैग और वो कॉन्स्टेंटली लीक करता रहे, वो आपको ज़्यादा दिक्कत करेगा, स्ट्रेस करेगा। तो वो कंट्रोल, स्पिंक्टर कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो कभी कभी बहुत सारे कैंसर में क्या होता है ना कि वो स्पिंक्टर इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि बल्कि ट्यूमर होते हैं, या फिर उसके जो नस होती है, नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तो स्पिंक्टर्स इन्वॉल्व, जो कंट्रोल भी अच्छा नहीं रहता। तो अगर हमें ऐसा रहता है कि स्पिंक्टर कंट्रोल अगर अच्छा नहीं है तो उसमें क्या होता है ना, हम उसको प्रोसीजर जो बनाते हैं वो हो जाता है यूरिनरी डाइवर्शन। मतलब क्या कि हम एक जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत, उसका एक आर्टिफिशियल बैग सा बनाते हैं जिसमें यूरिन स्टोरेज के लिए कैपेसिटी बनती है, और उसको हम बॉडी के बाहर एक स्टोमा, यूरोस्टोमा के हिसाब से उसको बाहर निकाल देते हैं, और उस पर वो बैग लगता है और यूरिन अपने आप वो भरता है, और जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है, वो अपना आप खाली करके खुद से खुद मेंटेन कर पाते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन होता है जिसको हम बोलते हैं आइलियल कॉन्डुइट। जो दूसरा तरीका होता है जिसमें अगर स्पिंक्टर इंटैक्ट है और ट्यूमर बल्क ज़्यादा नहीं है एंड फिजिबल पेशेंट है, ज़्यादा ओल्ड नहीं है, थोड़ा सा यंगर पेशेंट है जो मैनेज कर पाएगा, जिसमें होता है ऑर्थोटोपिक ब्लैडर। उस पर क्या होता है ना, जो ब्लैडर जिस जगह पे था उसी जगह पे हम नया एक दूसरा बैग बनाते हैं वही छोटी आंत को लेके, और उसको हम नॉर्मल रास्ते से कनेक्ट करते हैं। तो जब मरीज़ यूरिन करता है वो बैग कहीं बाहर नहीं रहता, नॉर्मल, क्योंकि स्पिंक्टर इंटैक्ट है, सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल रास्ते से ही वो अपना यूरिन पास करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक तीसरा तरीके का होता है कि जिसमें कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्शन बोलते हैं, जिसमें सेम अगेन हम एक थैला जो यूरिन का बनाते हैं इंटेस्टाइन को यूज़ करके, लेकिन वो एक स्पिंक्टर टाइप होता है, मतलब वो हमेशा लीक नहीं करेगा, बट उस पर मरीज़ को जब भी यूरिन पास करना होता है एक कैथेटर ट्यूब होता है, उस ट्यूब के शरीर के बाहर ही हम बनाते हैं उसको, वो कैथेटर ट्यूब डाल के उसको यूरिन खाली करना होता है कुछ कुछ इंटरवल में। ये कुछ सिंपल टर्म्स में बता दें, कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम दोबारा से ब्लैडर का जो फंक्शनिंग और वो जो बनता है पाउच, हम बना के एक रिस्टोर करते हैं फंक्शनिंग के लिए इस चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे अभी तक हमने बात की मैनेजमेंट की। नेक्स्ट स्टेप पेशेंट का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है फॉलोअप। तो ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स को आप क्या फॉलोअप एडवाइस करते हैं? ओके, तो जैसे कि सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद फिर बायोप्सी रिपोर्ट आती है। बायोप्सी रिपोर्ट पे हमें फिर देखना होता है कि फाइनली, वो तो हमने क्लिनिकली एक स्टेज बनाया था कि बीमारी का क्या स्टेटस था, कि कीमोथेरेपी जो लगी थी, जो हमने लगाया था, कि लिम्फ नोड्स के क्या स्टेटस है, क्या लिम्फ नोड है। तो ये रिपोर्ट्स पे फर्दर डिसाइड होता है कि आगे कोई और थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, तो उस पर कोई कीमोथेरेपी या फिर कभी हमें इम्यूनोथेरेपी की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो हम सर्जरी के बाद पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। और सर्जिकल अगर हम बोलें तो ये जो नया बैग बनता है, देखिए ये जो इंटेस्टाइन है, आंतें होती है, इनका नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग यूरिन स्टोरेज करने का नहीं होता है। इनका फंक्शनिंग दूसरा चीज़ होता है, हमने किसी और चीज़ के लिए, तो उसका मेंटेनेंस भी एक चीज़ होता है। मेंटेनेंस में क्या होता है ना, वो यूरिन में सिर्फ यूरिन बनता है, इसमें क्या है ना, म्यूकस बनता है,
प्लग्स बनते हैं, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े रहते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस इनको बार बार हो सकते हैं, तो उसका हमें प्रिकॉशन देना होता है कि क्लीनलीनेस करने का। जैसे मैंने बताया कि ऑर्थोटोपिक जो नॉर्मल तरीके से जो हम ब्लैडर, उसका मेंटेनेंस थोड़ा सा और ज़्यादा इंटेंसिव होता है, क्लीनिंग प्रोसेस जो होती है ज़्यादा इंटेंसिव होती है। ये इस वीडियो के माध्यम में बताना थोड़ा सा मेरे स्कोप से भी बाहर है, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट, हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग देंगे, इसके बारे में सारा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे इस चीज़ को मेंटेन करेंगे, सो दैट ये इन्फेक्शन होगा तो क्या कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए, सो दैट फर्दर रिस्क और कॉम्प्लिकेशन जो सर्जरी रिलेटेड, इसको हम रिड्यूस कर पाएँ इस चीज़ के लिए। तो ये फॉलोअप में ये सारा चीज़ हम उनको भी बताते हैं। और जो नॉर्मल फॉलोअप रहता है, ये तो मैंने बता दिया सर्जिकल रिलेटेड, और चीज़ें दोबारा होता है बीमारी इन स्पाइट ऑफ इतने अच्छे हम सर्जरी कर लें या कीमो कर लें या उसके बाद इसी को रेडिएशन दें, बीमारी दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। तो वो हम अवॉइड करने के लिए हम हर 3-3 महीने में फॉलोअप रखते हैं 2 साल के लिए, और उसके बाद 2 साल जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम 6-6 महीने का फॉलोअप रखते हैं, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, सर्जरी या जो भी आपका ट्रीटमेंट कंप्लीशन से 5 साल तक। और फिर एडवाइस करते हैं कि आप 5 साल के बाद भी फॉलोअप पे रहें, ताकि कोई भी बीमारी या फिर ट्यूमर दोबारा आने के चांसेस होते हैं तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ इस चीज़ को। अच्छा, सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शंस तो एडवाइजेबल नहीं होता ऐसे पेशेंट में जिनका नया ब्लैडर बनता है या फिर सर्जरी हो गई होती है, ऐसा कुछ खास रेस्ट्रिक्शन? ऐसे एज सच डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, जो होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सर्जिकली उस चीज़ को मेंटेन करके रखने का वो एक अलग होता है। एज सच डाइटरी या किसी उससे कोई उसका रिलेशन नहीं रहता है उस चीज़ का। ओके, ग्रेट, थैंक यू। आपने पूरा इन शॉर्ट इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप कभी फ्यूचर में किसी सर्जरी करेंगे जिनका हम पेशेंट को मतलब डेमो दे पाएँ रिकॉर्ड करके, जो भी आप ब्लैडर के जो एडवाइस आप बता रहे हो, प्रिकॉशंस वगैरह, तो फ्यूचर में अगर हमें लगा तो हम लोग मिलके एक वीडियो बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। किसी का कोई कमेंट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी, आप कमेंट करना, हम लोग डिस्कस करके उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।